आज का क्लास होने वाला है सीटेट पेपर 2 जो कि 8 फरवरी 2026 को पूछा गया था। बस इसमें साइंस का क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो सीटेट इस बार 2026 में जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम डिटेल से व्याख्या करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि किस तरह का लेवल अब रहता है सीटेट पेपर 2 साइंस का। अब लेवल बहुत अच्छा खासा रहता है, तो आप सभी को संभल कर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा अपर लेवल का इसमें भाषा सबको डाल दिया गया है, तो थोड़ा आपको भाषा भी पकड़ना है, क्योंकि अब सीधा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट पेपर 2 साइंस का क्लास होने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, इसमें आप जानते हैं कि 61 नंबर से साइंस का पेपर चालू होता है 61 से। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको चाइना रोज यानी गुड़हल सूचक दिया गया है। प्रथम परख नली में आपने 2 बूंद विलियन ए की डाली और विलियन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा परख नली में 2 बूंद डाले यानी विलियन बी, उसमें हरा रंग प्राप्त हुआ। और तीसरा परख नली जो सी है इसमें 2 बूंद विलियन में डाले और ये मेजेंटा यानी गहरा गुलाबी रंग का हो गया। तो इसमें देखिए कैसे ये सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको 3 परख नली दिया हुआ है। परख नली ये हो गया ए, परख नली हो गया बी और परख नली हो गया सी, यानी ए बी और सी। इसमें कह रहा है कि इसमें पहला में 2 बूंद डाले गए हैं और कोई परिवर्तन है, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और बी में क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। और इसमें क्या हो गया, मेजेंटा हो गया, ठीक है, जिसको पिंक कलर बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ एसिटिक होता है, एसिटिक होता है, ओके, वो पिंक कलर देता है। अगर आप गुड़हल चाइना रोज की बात करेंगे, चाइना रोज में जब एसिड डालते हैं तो क्या होता है, ये पिंक कलर का दे देता है। अगर बेस यानी क्षार को डालते हैं, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ जब बेसी को डालते हैं तो ये ग्रीन कलर का देता है। ओके, अगर विलियन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज हो गया, तो क्या होता है, ये उदासीन होता है, उदासीन, ठीक है। अगर कोई विलियन नहीं है यानी ये क्या हो गया, एसिटिक हो गया, जिसको अम्लीय बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, और उदासीन जिसको बोलते हैं। तो अम्ल में गुड़हल क्या होता है, पिंक कलर देता है, क्षार में ग्रीन कलर का देता है, अगर कोई नहीं है तो उदासीन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए में क्या हो जाएगा, ए में उदासीन हो जाएगा। बी में क्या होगा, क्षारीय, बी में देख रहे ग्रीन कलर दे रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन कलर है। और यहाँ पर देख लीजिए सी में जो है तो क्या पिंक कलर दे रहा है, यहाँ पर भी गहरा गुलाबी है, और क्या है, एसिटिक है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल है। इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 62 नंबर के चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 में दिया है कि किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। कथन 2 दिया है कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल क्या हो, अशून्य हो। अब एक चीज़ हमको ये बताइए कि बल कभी भी अशून्य नहीं होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बल बल अशून्य है, ये कथन सही है। और कहता है कि कोई भी पिंड पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो कार्य क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन बल क्या होगा, अशून्य। यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर लिखिएगा कार्य शून्य हो सकता है कोई भी पिंड पर, बल शून्य
नहीं हो सकता। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसे याद रखना है। अगला कह रहा है कि किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या हो सकता है, कभी भी अशून्य नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन वेग क्या हो, सॉरी, संवेग क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर लिखिएगा संवेग शून्य हो सकता है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा, देख रहे हैं ना, थोड़ा लैंग्वेज को उल्टा पलटा के लिख रहा है यहाँ पर। यांत्रिक ऊर्जा अशून्य होता है, यानी शून्य नहीं होता है। ओके, तो क्या होगा, ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा, 2 चला जाएगा। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 63 नंबर का, कि धातु के 2 समरूप पात्र लिए गए हैं। पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को बाहरी सतह पर सफ़ेद रंगा गया है। यानी ए को क्या कर रहा है, यहाँ पर काला, ए पर काला और बी के बाहरी परत पर क्या है, तो सफ़ेद है। ओके, यहाँ पर चरण ए में कह रहा है, एक में कह रहा है कि दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया है। चरण 2 में कुछ घंटों के बाद दोनों पात्रों को एक छायादार क्षेत्र में रखा गया है। तो निम्नलिखित में से क्या प्रेक्षित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या सब दिया है। पहला ऑप्शन है कि पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीतलता से गर्म हो जाएगा, जबकि पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा खो देगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, कि पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा। तीसरा है पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीट ग्रहण करेगा और खोएगा। चौथा है पात्र ए पात्र बी से अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, जबकि पात्र बी पात्र ए से अधिक शीघ्रता से ऊष्मा खो देगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु का 2 समरूप पात्र दिया गया है और ए पे काला और बी पे सफ़ेद। अब बताइए कि अगर रोशनी यहाँ पर पड़ेगा, दोनों पर अगर रोशनी पड़ेगा तो काला ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करेगा और सफ़ेद क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है प्रकाश को। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन को गौर से देखिए तो कह रहा है कि पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीट को ग्रहण करेगा और खोएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पात्र ए जो है बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा को हीट करेगा। तो बहुत अच्छा बात यहाँ पर है कि बी जो है सफ़ेद तो प्रकाश क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और ए क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ये क्या होगा, ज़्यादा ग्रहण कर लेगा और ये क्या होगा, ये खोएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही चला जाएगा, दूसरा नंबर सही चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है। अब बताइए कि अगर तेज चाकू कोई होगा, तेज चाकू, तो उसका जो चाकू जो होता है, धार जिसको बोलते हैं काटने वाला, वो नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला होता है। और कुंद जो होता है, कुंद चाकू, यहाँ पर अच्छा समझिए, कुंद चाकू जो होता है वो काटने वाला जो होता है नुकीला नहीं है, चपटा होता है। तो अब बताइए चपटा वाला से काटिएगा तो क्या होगा, नहीं कटेगा जल्दी। इसका मतलब क्या होगा, उसका संपर्क क्षेत्र क्या हो रहा है, तो बढ़ जाता है। इसका संपर्क क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है, और इसका संपर्क क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चल। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत चुंबक की शक्ति या पावर को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कुंडली में फेरों की संख्या कम करके, प्लास्टिक के क्रोड यानी कोर का उपयोग करके, एल्युमिनियम क्रोड का उपयोग करके, और धारा के प्रवाह को बढ़ाकर। इसका आंसर हो जाएगा धारा के प्रवाह को बढ़ाकर। क्योंकि अगर किसी परिपथ में अगर हम करंट को देते हैं, अगर करंट को देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है।
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो जैसे ही करंट देंगे तो क्या होगा, चुंबक क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, धारा को, प्रवाह को बढ़ा। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं करता है। तो पहला है कि ग्रासिका, बृहद्रांत, मलाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत और मलाशय, बृहद्रांत, क्षुद्रांत और ग्रासिका। और चौथा है कि मुख्य गुहिका, ग्रासिका और मलाशय। यहाँ पर क्या कर रहा है, पाचन तंत्र में योगदान नहीं करता है। तो कौन योगदान नहीं करता है। तो अब यहाँ पर बताइए कि ये जो जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको बोलते हैं रेक्टम। ये तो करता है ना भाई। यहाँ पर छोटी आंत में जो है पाचन का क्रिया होता है, बड़ी में भी होता है। बड़ी में तो अवशोषण होता है जल का, लेकिन छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। यहाँ पर 1 नंबर में सीधा देख लीजिए, ग्रासिका है, यहाँ पर पाचन नहीं होता है। 4 नंबर में देखिए मुख्य गुहिका, यहाँ पर कहा जाता है कि अगर पाचन की क्रिया मुंह से ही चालू होता है, मुख के से ही चालू होता है, लेकिन कौन पाचन क्रिया में योगदान नहीं करता है, तो आपका ग्रासिका होगा। इसका सही आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं और फेफड़ा से नहीं। टेडपोल गलफरों के माध्यम से सांस लेते हैं, उसके पास फेफड़ा नहीं होता। और सर्प सांप जो होता है वो त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, फेफड़ा नहीं होता है। तो केंचुआ जो है सो ये अपने त्वचा से, स्किन से क्या होता है, सांस लेता है, फेफड़ा से नहीं। बिल्कुल सही है। उसका टेडपोल जो है गलफर के माध्यम से सांस लेते हैं, फेफड़ा नहीं होते। बिल्कुल सही है। उसका सांप अपने त्वचा के माध्यम नहीं, सांप अपने त्वचा के माध्यम से सांस नहीं लेते, उसका फेफड़ा नहीं लेते। ये गलत है कथन। इसका आंसर क्या चला जाएगा, ए और बी दोनों चला जाएगा। ये तो सीधा सीधी वन लाइनर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू की पहचान कीजिए। एक्स में कह रहा है कि वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है। तो परागकण जो होता है परागकोश में होता है। उसके बाद वाई में देखिए वह भाग जिसमें मादा युग्म की रचना होता है। मादा युग्म में अंडाशय हो गया। अगला कह रहा है कि वह मादा जननांग जहाँ परागकण अंकुरित होता है, तो अंकुरित वर्तिकाग्र में होता है, सबको पता है। और फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है, पंखोरी। पंखोरी जो है ना कीटों को आकर्षित करता है, जिसको मन मोहने की बात कहते हैं। ये अच्छा से कीट को खींच लेता है अपनी ओर। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 2 नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ए में देखिए कि रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मल जल यानी गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। कारण दिया है कि गंदा पानी एक ठोस अवशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि रोगों और मृत्यु को रोकथाम के लिए गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये दूसरा गलत है। ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या कहता है गंदा पानी ठोस होता है। नहीं, गंदा पानी ठोस नहीं, ये तरल होता है। यहाँ पर कह रहा है कि रोगों एवं मृत्यु के रोकथाम है। रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए, गंदा जल का उपचार करना चाहिए। जो भी गंदा जल है उसको क्या करना, चेक करना चाहिए कि भाई गंदा पानी या जल तो नहीं यहाँ पर मतलब पी लिया है। जो भी, चूँकि मृत्यु की बात हो रहा है ना, तो गंदा पानी को चेक होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर 2 चला जाएगा। यानी ए सही है और बी ये सही है और ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला सवाल पढ़ते 70 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए में दिया हुआ है कि श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से कीट और पर्ण यानी पत्ते गैस का विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं। बी में देख लीजिए किसी पत्ते में रंध्रों की संख्या और श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। और सी में दिया हुआ है रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो अच्छा से इसको समझिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ए में कह रहा है कि रंध्र, यहाँ पर देखिए श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से कीट, यहाँ पर कीट और पर्ण पत्ते में गैसों का विनिमय होता है। ये रंध्र जो होता है ना, रंध्र रंध्र गैसों का आदान प्रदान करता है। रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं।
आदान प्रदान करते हैं। ये तो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद कहता है कि पत्ते में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की नहीं, कीट में नहीं, पत्ते में होना चाहिए। रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के निम्न पृष्ठ पर नहीं होता। इसका आंसर क्या चला जाएगा? तो केवल ए चला जाएगा। इसका आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 का, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरें। ए में कह रहा है कि रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेलता है। बी में कह रहा है कि वी ऑक्सीजनित रुधिर को हार्ट से फेफड़ा तक ले जाती है। और सी में ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ा से हार्ट तक ले जाती है। बाम अनलिद से रुधिर डी तक प्रवाहित होता है। और ई में शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि सबसे बनने वाला था ही नहीं, सबसे बनने वाला नहीं था। क्योंकि ये इतना, यानी सीधा समझिए ना, ये जितने भी हार्ट में से जितना भी क्वेश्चन बनता है, बस इससे सब का सब क्वेश्चन आपको जांच लिया है। यानी एक भी क्वेश्चन इससे बाहर, यानी एक एक लाइन का एक क्वेश्चन होना चाहिए पूरा का पूरा। यानी जितने भी हार्ट होता है ना, हार्ट ही पूरा पूछ दिया है। तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे समझना बहुत ही आसान है, लेकिन आप नहीं समझते तो जटिल ज़रूर लगता है। चलिए इसको हम अच्छा समझाते हैं, एक लाइन में आप समझ जाइएगा। एक काम करते हैं, आपको अच्छा से पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपसे ये बनेगा क्वेश्चन को हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले महाशिरा, शरीर के विभिन्न अंगों से महाशिरा, देख लो हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले महाशिरा अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। ये अशुद्ध रक्त को, कौन? महाशिरा अशुद्ध रक्त को प्राप्त करके ये सीधा दायां अनलिद की ओर भेजता है। कहाँ पर भेजता है? तो दायां अनलिद की ओर भेजता है। ये दायां अनलिद की ओर भेजता है। ओके, दायां अनलिद में भेजने के बाद यहाँ पर जो है सो एक वाल्व लगा रहता है, जिसको ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक। और ट्राइकॉस्पिड वाल्व के बाद ये दायां निलय की ओर जाता है। दायां निलय की ओर जाता है। और दायां निलय जो है ना, ये पंप करता है, दायां निलय पंप करता है। और ये पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ये कहाँ पर जाता है? ये सीधा ये चला जाता है फुफ्फुस धमनी की ओर। फुफ्फुस धमनी, पहले समझ लीजिए, फुफ्फुस धमनी की ओर जाता है। ओके, अब फुफ्फुस धमनी के बाद फुफ्फुस शिरा कलेक्ट करता है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये ऊपर लेके चला गया। उसके बाद फुफ्फुस शिरा, हम सीधा शॉर्टकट में लिखते हैं, फुफ्फुस शिरा क्या करता है? इस ब्लड को कलेक्ट करता है। क्योंकि इसके बाद ये फुफ्फुस धमनी के बाद ये सीधा कहाँ पर चला जाता है? फेफड़ा। और फेफड़ा में ऑक्सीजन को प्राप्त करके क्या होता है? शुद्ध रक्त हो जाता है। और शुद्ध रक्त को कौन प्राप्त करता है? फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा क्या करता है? तो बायां अनलिद की ओर ले जाता है। ये कहाँ लेके जाएगा? तो बायां अनलिद। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बायां अनलिद। और बायां अनलिद से होते हुए डायकॉस्पिड वाल्व से होते हुए ये बायां नीला की ओर जाता है। बायां नीला क्या करता है इसको? तो बायां नीला इसको पंप करता है। और पंप करने के बाद एक वाल्व रहता है, एरोटिक वाल्व। और एरोटिक वाल्व से ब्लड होते हुए कहाँ पर चला जाता है? तो महाधमनी की ओर जाता है। और महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है? ब्लड जाता है। और याद रखिएगा, ये सब का सब क्या होता है? ये शुद्ध होता है। ये सब का सब क्या होता है? शुद्ध ब्लड होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है? फुफ्फुस धमनी कौन धकेलता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, फुफ्फुस धमनी को कौन धकेल रहा है? फुफ्फुस धमनी को तो बोलिएगा दायां नीला धकेल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया? दायां नीला है। गौर से देखिए, दायां नीला है। अब बी में कह रहा है कि फुफ्फुस धमनियाँ, तो
अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? अशुद्ध रक्त को कौन करता है? फुफ्फुस धमनी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर अशुद्ध रक्त आ रहा है कहाँ पर? तो बायां अनलित दायां नीलय। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये फुफ्फुस धमनी क्या कर रहा है? तो अशुद्ध रक्त को कहाँ तक? फेफड़ा तक ले जाता है। तो क्या इसका हो जाएगा? अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक कौन ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी ले जाता है। उसके बाद सी में देखिए क्या कहता है? फुफ्फुस शिरा। यहाँ पर सी में देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जनित रुधिर को वापस फेफड़ा से हर तक कौन लेता है? तो फुफ्फुस शिरा। यहाँ पर गौर से देख लीजिए, ये जो फुफ्फुस शिरा जो हम लिखे हैं, ये फुफ्फुस शिरा क्या करता है? तो शुद्ध ब्लड को लेके आता है। शुद्ध ब्लड को लेकर कहाँ पर आता है? तो बायां अनलिद में लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ा से हर तक कौन लेता है? तो यहाँ पर फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा यहाँ पे करेक्ट हो गया। उसके बाद देख लीजिए क्या कहता है कि वाम अनलिद से रुधिर डी तक क्या कहता है? तो बायां नीलय। यहाँ पर देख लीजिए बायां नीलय यानी वाम अनलिद। यहाँ पर देखिए वाम अनलिद, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? वाम अनलिद से बायां नीलय। यहाँ पर बायां नीलय है, तो क्या कहता है? रुध से बायां नीलय। यहाँ पर डी में क्या करा है? बायां नीलय तक प्रभावित होता है। यहाँ पर क्या कहता है? प्रवाहित होता है बायां नीलय तक, बायां नीलय तक प्रवाहित होता है। उसके बाद क्या कर रहा है? ई में, यहाँ पर ई में कह रहा है कि शरीर के विभिन्न अंगों में। उसके बाद यहाँ पर बताए ना, जैसे ही बायां नीलय के पास से शुद्ध ब्लड आता है तो ये क्या करता है? पंप करता है, और पंप करने के बाद एरोटिक वाल्व से होते हुए शुद्ध रक्त को कहाँ पर ले जाता है? महाधमनी में। और महाधमनी के बाद क्या होता है? तो शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर रहा है? रुधिर को पहुँचा देता है। तो इसका राइट आंसर पूरा 20-2 चला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था ये सबसे बनने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। जो हल्का फल्का पढ़ के गए होंगे उससे तो नहीं बना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट को पूरा उठा के जितना भी हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन इसमें से जांच लिया है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर गौर से देखिए, तो कह रहा है कि सही कथन को निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभी कथन ये है कि परिकल्पना सिद्धांत बनाती है जो कि बाद में नियम बनते हैं, ठीक, जो कि बिल्कुल गलत है। सिद्धांत कभी नियम नहीं बनाते हैं, ये देखना होगा। और गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, नहीं, निरपेक्ष कभी भी नहीं होते, सापेक्ष होते। तो ये भी क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया। दोनों का दोनों क्या हो गया? असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। ए में कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है, बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय पौधा के अति छोटे यानी लघु आकार के पर्ण होते, बिल्कुल सही है। उसके बाद छोटे यानी लघु आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः A1 A2 A3 के संबंध में सही है? तो कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है, ये अवलोकन है। क्या है? ये अवलोकन है। उसके बाद मरुस्थलीय पौधा छोटे आकार के पर्ण होते हैं, यहाँ पर परिकल्पना हो गया। और छोटे आकार के पर्ण जल के क्षति को घटाने में सहायता करता है, ये क्या है? अनुमान है। इसका आंसर क्या होगा? तो 2 चला जाएगा। अगला 74 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है? जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे? केचुआ क्या खाता है? और सिगरेट के धुएं का फेफड़ा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या करें? परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं है, तो ये जीवाश्म कब खत्म हो जाएगा, ये परीक्षणीय प्रश्न नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि केचुआ क्या खाता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, लेकिन परीक्षणीय प्रश्न ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करा है? टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए गौर से। तो नीचे दिया गया उदाहरण को पढ़िए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे के स्तंभ यानी पिलर देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थी को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरण लिखने के लिए कहा, जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे
कि उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती है और इसमें जंग लगी हुई है, और जंग लगने के कारण और उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। तो उपयुक्त गतिविधि से निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया कौशल हो रहा है, यहाँ पर प्रक्रिया कौशल के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए गौर से, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के कुतुब मीनार के यानी भ्रमण की व्यवस्था करती है। कुतुब मीनार के परिसर में लोहा का पिलर देखा और उस शिक्षार्थी ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरण लिखने के लिए, अब लिखने के लिए कह रहा है। सबसे पहले देखा, तो देखने के बाद क्या किया, वो अनुमान लगाया। और लिखने के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1600 वर्ष पुराना जंगरोधी है, तो इसमें क्या किया, वो वर्गीकरण किया, क्लासीफाई उसको किया, बांटा। उसके बाद उसने क्या किया, तो उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को भी लिखने को कहा जो नियमित, जो यानी उसके घर में जितने भी लोहे का उपयोग होता है नियमित रूप से, उसको भी क्या कहा वहाँ पर लिखने के लिए कहा। इसका मतलब क्या कर रहा है, घर में जितने भी चीज़ होता है उसको देखने के बाद क्या करता है, अवलोकन करता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 चला जाएगा। अगला 76 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है। विद्यार्थी विद्युत परिपथ के 2 खुले सिरों को रबर का एक टुकड़ा, बालों की पिन और शीशा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा कर रहे हैं। बी में दिया हुआ है कि विद्यार्थी सूखे सूती कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अंकुरण के परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त है। उसके बाद तीसरा में देख लीजिए, विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए आवर्तों की सूची बनाने में संलिप्त है। चौथा दिया है, विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारता की जांच यानी अन्वेषण खोज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने से कोई भी उसका क्या होगा, तो प्रक्रिया वैधता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स यहाँ पर हो गया कि जितने भी आवर्त सारणी में तत्व है उसको ही वो क्या कर रहा है, उसको ही वो को क्लासीफाई कर रहा है, उसके बारे में ही वो केवल जान रहा है। तो केवल नहीं जानना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव है, इसका आंसर सी चला जाए। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का कि विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसे ही एक कहानी है, चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की और सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका की। उपयुक्त को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम के कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं। तो पहला दिया है विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करना, जो कि सही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने, ये भी सही है। तीसरा है कि इसकी सराहना विकसित करने की कि कैसे विज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है, बिल्कुल सही है। आनंद में आनंद देखते ही यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, गलत होना चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल ए, बी और सी चला जाएगा। अगला देख लीजिए 78 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं है। यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना, विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों यानी मतों को पढ़ना, प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, उसके बाद विद्यार्थियों को तात्कालिक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कौन सा कार्य विद्यार्थियों के वैज्ञानिक स्वभाव के विकास में योगदान नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों यानी मतों को पढ़ना यानी सिद्धांत को पढ़ना, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 का कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार
सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला, धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों की परिचर्चा करने की पहल करना चाहिए। अब 7th क्लास का विद्यार्थी है। उसके बाद गुंजयमान क्वथनांक एवं गलनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। अगला है कि विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना यानी सेट देना और उन्हें धातु अधातु के गुणों को निगमन करने के लिए कहना। उसके बाद श्यामपट्ट पर धातु अधातु के भौतिक गुणों के बीच के अंतर को सूचीबद्ध करना। ये तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेगा, धातु अधातु के भौतिक गुण, भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज से परिचित कराने के लिए क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार उसका रणनीति कौन सा होना चाहिए। इसका रणनीति होगा कि विद्यार्थियों को सामग्री का एक सेट देना, यानी उसका जितने भी धातु अधातु का जो सामग्री होता है उसको दीजिए, और धातु एवं अधातु के गुण, यहाँ पर देख लीजिए, गुणों का निगमन करने यानी नियम करने के लिए उसका कहना, निगमन करने के लिए उसके कहना। इसका आंसर यही होगा। अगला 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। सैद्धांतिक सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोगों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। नहीं, गलत। विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियां और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 2 होगा। S2 S3 दोनों सत्य है और S1 क्या है, तो गलत है। 81 का क्वेश्चन है कि कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है जिसमें वो बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लुढ़काए रखना चाहते हैं, तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। पहला दिया हुआ, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों को पूर्व अवधारणा, बिल्कुल सही, पूर्व अवधारणा को आंकने के लिए और अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा पेडागोजिकल अप्रोच रणनीति को निर्धारित करने के लिए। ये भी सही है। शिक्षार्थियों को बल की परिभाषा तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा, बी और सी इसका आंसर चला जाएगा, यानी ऑप्शन 1। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। यौवनारंभ पर मादाओं के अंडाशय का आकार ए में क्या होता है, ए में यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया वो होगा। उसके बाद बी उत्पन्न होता है नर्म विरिसन द्वारा, सी उत्पन्न होता है और इन हार्मोनों का उत्पादन डी द्वारा कंट्रोल होता है। तो यौवनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, बढ़ जाता है। उसके बाद और डैश उत्पन्न होता है, बढ़ जाने के बाद उसके बाद एस्ट्रोजन, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, बढ़ जाता है, उत्पन्न होता है। उसके बाद नर में विरिसन द्वारा, नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, हार्मोन है। उसके बाद क्या होता है, हार्मोन का उत्पादन को कंट्रोल कौन करता है, तो आप जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि ही क्या करता है, तो हार्मोन का कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक परिपथ में 3 समरूप बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है जैसा कि नीचे दिया गया है। किस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी देंगे। आप जानते हैं कि घरों में श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो बल्ब को लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यवस्था भी सभी पार्श्व क्रम में है। पार्श्व क्रम मतलब वही श्रेणी क्रम जिसको यहाँ पर क्या बोले, श्रेणी क्रम नहीं, समांतर क्रम में पैरेलल में होना चाहिए। पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में भी पैरेलल दिया हुआ है, तो पैरेलल में जोड़ना चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, अभिकथन ए में कि एनोडीकरण धातु को संक्षारण में जंग लगने से बचने की एक विधि है। ठीक, बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण दिया है कि एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत नहीं, लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने के लिए प्रक्रिया एनोड से नहीं होता है।
ये क्या होगा, ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, तो ए सत्य और बी क्या होगा, असत्य होगा। इसका कारण क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है कि चांदी की वस्तुएं कुछ दिन तक हवा में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके, बिल्कुल यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वायु यानी हवा में जो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, काला होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, तो चांदी है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, तो सिल्वर सल्फाइड, उसके बाद क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन निकल रहा है। आपको पता है कि जैसे ही धातु के साथ अभिक्रिया होता है, जैसे ही धातु के साथ अभिक्रिया होगा हाइड्रोजन सीधा बाहर होता है। ये इसको ट्रिक समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, धातु के साथ जैसे अभिक्रिया होगा हाइड्रोजन को हमेशा बाहर रखना है, बस इस ट्रिक को याद रखना है हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन है, लवण का नाम दिया है, लवण से प्राप्त किया गया अम्ल और क्षार। पहला है कि अमोनियम क्लोराइड, इसमें एसिड में दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके बाद क्षार में दिया है A, यानी इसमें क्या ऐसा आंसर होगा वो बताना है। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पर कह रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या लवण यानी एसिड में HCl दिया हुआ है। तो अब ये बताइए कि हमें HCl, पहले ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ए में कि NH4। तो अब देखिए अगर हम NH4 के साथ, यानी इसके साथ क्या करेंगे, हम एसिड को करेंगे यहाँ पर HCl, ठीक है, तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा कि NH3Cl अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद क्या हो, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ये इसका रिएक्शन होगा ये। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि ए में यहाँ पर तो क्षार कह रहा है, तो क्षार में तो क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड होना चाहिए ना, हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए। लेकिन वो तो सही है, लेकिन बाद का ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ये बाद का ऑप्शन जितना भी दिया हुआ है ये मैच नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन ए को ही अभी वेरीफाई करा रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है कि सोडियम नाइट्रेट कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या एसिड में क्या दिया हुआ है, तो HNO3। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट कर रहा है ना, तो NaNO3 हो जाएगा। उसके बाद H2O क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो H2O क्या होगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में C और D दोनों खाली है, तो C और D यहाँ पर देख लीजिए, C और D, तो HCl, उसके बाद NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा बताओ, तो NaCl तो पहले होगा, उसके बाद H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड ये हो गया। तो ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए होना चाहिए, लेकिन वाक्य में हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। दो ऑप्शन मैच नहीं करने की वजह से तत्काल इसको ले रहे हैं। इसको आप अच्छा से फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई, ठीक है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद देख लीजिए कि चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया जाए। तो जैसे ही आप किसी को गर्म करेंगे ना, तो वो क्या होगा, दूसरा पदार्थ बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। तो ये फिजिकल होगा और ये क्या हो गया, केमिकल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक 1, 2 में रासायनिक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण वायु के विभिन्न प्रकाशीय घनत्वों के 3 माध्यम ABC में यात्रा करती है,
ठीक है ना। 3 माध्यम दिया हुआ है, ए, बी और सी दिया हुआ है। घनत्व यहाँ पर गौर से देखिए, घनत्व के आधार पर देखना है। तो नीचे दिए गए सारणी में ये सबको पहचान करने के लिए कहता है। तो पहला दिया हुआ है वायु में ए, प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, इसका घनत्व के आधार पर क्या होगा, तो घट जाएगा। तो पहला इसका क्या होगा, आंसर घट जाएगा। और प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, प्रकाश का आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये डब्ल्यू भी है ना, तो इसका भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, डब्ल्यू भी चेंज नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, यानी ये मात्र एक चीज़ देख के, आवृत्ति को देखकर ही क्या हो गया, इसका आंसर ये 2 सही हो गया। चलिए अब अंत सवाल की ओर आ गए हम, 90 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना पिछले सब सवाल समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ए में सन स्तर स्थिति और बी सन स्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिज के अवशोषण के लिए लाभदायक है। ये सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जड़ों की वृद्धि एवं जल, यहाँ पर देख रहे हैं ना, जल शाखन का मतलब जो जल को सोखता है वह खनिज के अवशोषण के लिए लाभदायक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद स्थिति बी में दिया है कि संस्था स्थिति खाद मिट्टी में समृद्ध है, जो मिट्टी को कोमल एवं छिद्रित बनाता है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, केवल ए सही हो गया। इसका आंसर डी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीटेट पेपर 2 साइंस का क्वेश्चन जो डिस्कस कराए 90 नंबर तक, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको जितने भी PYQ का क्वेश्चन पूछे गए सब आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको बेनिफिट होने वाला आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।